हेलो एवरीवन, मैं दिनेश कुमारी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल गौतम एजुकेशन पर। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास की ज्योग्राफी का 4th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है कृषि। तो आइए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है, ठीक है। यानी भारत में जो कृषि है वह बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। लगभग भारत की जो 70% जनसंख्या है, यानी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है। तो कृषि क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम खेत को जोतते हैं, फसलें उगाते हैं, मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं, बागवानी करते हैं। तो इन सब क्रियाओं को हम कृषि कहते हैं। और यह कृषि हमारे देश की लगभग 70% जनसंख्या इस कृषि में ही लगी हुई है। यानी अपनी आजीविका के लिए 70% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। यानी ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ है वो हम कृषि से ही प्राप्त करते हैं। और यह प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रिया वो होती है जो हम प्रकृति से चीज़ों को प्राप्त करते हैं, ठीक है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। यानी खाने के साथ साथ, भोज्य पदार्थों के साथ साथ हम जो व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, तो उन उद्योगों के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत होती है वो भी हम कृषि के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का निर्यात भी किया जाता है। कृषि के प्रकार। कृषि हमारे देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। यानी कृषि एक ऐसी क्रिया है जिस पे हम आजीविका के लिए पुराने समय से ही निर्भर हैं। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने के जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन होता आ रहा है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्यिक खेती तक कृषि के अनेक प्रकार है। यानी ऐसी कृषि जिसमें से जो सिर्फ गुजारे के लिए की जाती है, जीवन निर्वाह करने के लिए की जाती है, और ऐसी खेती भी की जाती है जो हम आर्थिक क्रियाओं को, अपने आर्थिक स्तर को मजबूत करने के लिए यानी वाणिज्यिक कृषि करते हैं, ठीक है। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार की कृषि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ पर की जाती है। सबसे पहले है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यानी सबसे पहले प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह का क्या क्या मतलब है कि जो सबसे पुराने समय से करते आ रहे हैं इस कृषि को हम, और सिर्फ एक परिवार अपने गुजारे के लिए इस कृषि को करता है। यानी सिर्फ जो खाद्य पदार्थ है वो प्राप्त करने के लिए, एक परिवार के गुजारे के लिए ये कृषि की जाती है। और इसमें पुराने औजारों को जैसे लकड़ी के हल, डाव और खुदाई करने वाली छड़ी आदि का प्रयोग किया जाता है। मशीन और ट्रैक्टर वगैरह का इसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि जो समुदाय है यानी आसपास के लोगों के मदद से ही यह की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करते हैं। यानी इस प्रकार की कृषि कहाँ पर की जाती है? जहाँ पर मानसून आता हो, यानी वर्षा होती हो, मिट्टी में प्राकृतिक उर्वरता हो, यानी कृत्रिम जो खाद है, दवाई है, उसका प्रयोग नहीं करते। इसमें प्राकृतिक रूप से अगर ज़मीन उर्वर है, उपजाऊ है, तो वहाँ पे ये इस तरह की कृषि की जाती है। और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों पर भी इस प्रकार की कृषि निर्भर होती है। यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है। यानी कर्तन का मतलब होता है काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। तो यह कैसी प्रणाली है जिसमें जंगलों को काटकर, झाड़ झाड़ियों को काटकर, उनको जलाकर फिर उसकी राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है, जिससे उपजाऊ शक्ति बढ़ जाती है। तो इस प्रकार वहाँ जो साफ़ किया जाता है टुकड़ा, उस पर यह कृषि की जाती है। किसान जमीन के टुकड़े साफ करते हैं, उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम होने लगती है, यानी उसकी उपजाऊ शक्ति कम होने लगती है, तो किसान उस टुकड़े को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। फिर वहाँ पर दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं, और इस प्रकार से स्थान बदल बदल कर कृषि की जाती है। और जब वहाँ पर मिट्टी की उर्वरता शक्ति कम हो जाती है, बढ़ जाती है, तो दोबारा से वहीं पर आ जाते हैं। तो इसलिए इसको स्थानांतरण कृषि भी कहा जाता है। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि में स्थानांतर कृषि आ गई, और दूसरा क्या था? कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है। इस तरह से दो अन्य नाम है इस प्रकार की कृषि के, और यह देश के विभिन्न भागों में की जाती है।
और अन्य नामों से इनको जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसको झूम खेती कहा जाता है, यानी जो झूम झूम कर अलग अलग जगह पर जाकर खेती की जाती है। मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। ये जो नाम है इस प्रकार की कृषि के कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। झूम कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा, वेनेजुएला में कोनुको और ब्राज़ील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। यानी खेती करने का तरीका वही है, लेकिन हर जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है। जैसे मध्य प्रदेश में इसको बेबर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरिंगा, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्ट्रे, हिमालयन क्षेत्र में खिल और झारखंड में कुरवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम आदि के नाम से इसको जाना जाता है। एक ही प्रकार की कृषि को देखो कितने नामों से जाना जाता है, तो इम्पोर्टेंट है ये, इसको ध्यान से याद करना। उसके बाद है रिंझा, असम में डीफू के पार क्षेत्र में। इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ एक बार रीडिंग ले लेना है इसकी कि रिंझा नाम की एक लड़की होती है जो अपने परिवार के साथ इसी प्रकार की कृषि करती है। एक जगह से फिर वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है इसमें। तो यही जो हमने पढ़ा कर्तन दहन प्रणाली या असम में, देखो यहाँ पे एक बार असम में किस नाम से जानी जाती है ये कृषि, हमने अभी पढ़ा था। ये यहाँ पे देखो उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में से झूम कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार की कृषि को असम में झूम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है गहन जीविका निर्वाह कृषि। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि कम, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कम भूमि के टुकड़े पर अधिक खाद, दवाइयों का और उर्वरकों का प्रयोग करके, रासायनिक निवेश करके, सिंचाई का प्रयोग करके कम भूमि में अधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार की कृषि को गहन जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। गहन जीविका कृषि कहा जाता है, निर्वाह नहीं आएगा यहाँ पे। भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। हमारे समाज में क्या है कि विरासत के अधिकार के आधार पर ज़मीन का बंटवारा होता है। जैसे पिता के अगर 2 बेटे हैं तो पिता की ज़मीन दोनों बेटों के बराबर बराबर बांट दी जाएगी, जिससे क्या है कि खेतों के जो हिस्से हैं वो छोटे हो जाते हैं, जोतों के आकार छोटे हो जाते हैं। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतर पैदावार लेने की कोशिश करता है, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव बन जाता है। फिर अब वाणिज्यिक कृषि कौन सी होती है। इस प्रकार की कृषि के देखो, जीविका निर्वाह कृषि में क्या है, सिर्फ एक परिवार अपने गुजारे के लिए स्थान बदल बदल कर कृषि करता है। उसके बाद है गहन जीविका कृषि। इसमें क्या किया जाता है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होती है और ज़मीन कम होती है तो कम ज़मीन पर कम छोटी जोतों पर अधिक खाद, दवाइयों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन किया जाता है। ऐसी कृषि को गहन जीविका कृषि कहते हैं। और फिर है वाणिज्य कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना होता है। ये व्यापार के लिए कृषि की जाती है, यानी इसको सिर्फ बेचने के लिए, अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लिए। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल। तो वाणिज्यिक कृषि क्या है, इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है। इसमें क्या कहा गया है कि जो हरियाणा और पंजाब है, यहाँ पर जो चावल है वो बेचने के लिए उसकी फसल उगाई जाती है, जबकि उड़ीसा में यह एक जीविका निर्वाह, सिर्फ खाद्य फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी एक साल में सिर्फ एक ही फसल उगाई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है।
यानी जो रोपण कृषि है वो उद्योग और कृषि के बीच में एक मध्यस्थ का काम करता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। रोपण कृषि के लिए बहुत अधिक पैसों की और बहुत अधिक श्रमिकों की जरूरत होती है और लंबे चौड़े क्षेत्र पर यह की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। भारत में चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी और असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, बेचने के लिए किया जाता है, इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो जो रोपण कृषि है उसमें जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो बेचने के लिए उगाई जाती हैं और वो जो सामान के जो मार्केट तक पहुंच की जाती है उसी से के कारण जो हमारे परिवहन और संचार के साधनों से संबंधित जो उद्योग है उसका भी महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहता है। उसके बाद है शस्य प्रारूप। शस्य प्रारूप मतलब फसल उगाने से संबंधित जो ऋतुएं हैं। ठीक है। आपने भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलताओं के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूपों से प्रतिबिंबित होता है। यानी जो हमारी कृषि पद्धति हैं और जो शस्य प्रारूप है कि किस ऋतु में कौन सी फसल की उगाई जाती है, कितनी एक साल में कितनी फसलें उगाई जा सकती हैं। ठीक है। इस तरह से शस्य प्रारूपों में इसको दिखाया जाता है। देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल हैं। भारत में 3 शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार हैं: रबी, खरीफ और जायद। ठीक है। यानी 3 तरह की फसलें एक ऋतु में जो उगाई जाती हैं। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। यानी जो फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर या दिसंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के बीच में उनको काट लिया जाता है, तो उनको हम बोलते हैं रबी की फसलें। रबी में 3 अक्षर हैं, गेहूं में भी 3 अक्षर है, तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं जोड़कर। कई बार कुछ बच्चों को जो रबी, खरीफ इसमें कन्फ्यूज़न रहता है कि कौन सी फसलें खरीफ की होती हैं और कौन सी रबी की होती है, कौन सी जायद की होती हैं, तो इनको हम इस तरह से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं एक दूसरे से जोड़कर। तो गेहूँ, जौ, मटर, चना और सरसों, जो बच्चे जिनके घर पर खेती की जाती है, जो बच्चे किसान के बच्चे हैं वो तो इनको आसानी से समझ लेंगे, लेकिन जिनके पेरेंट्स कृषि नहीं करते तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। लेकिन इसको आसान तरीके से हम करके याद कर सकते हैं एक दूसरी चीज़ों से कनेक्ट करके। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। यानी जब गेहूं की फसल हम बोते हैं और जो शीत ऋतु में जो वर्षा होती है, तो वो जो वर्षा है इन फसलों के लिए बहुत ही सहायक है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की सफलता भी उपर्युक्त रबी फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद है जो खरीफ फसलें हैं, देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं। तो खरीफ में 4 शब्द हैं, ऐसे ही जो चावल है उसमें 4 शब्द है। अब चावल के साथ जो धान की जो खेती की जाती है, चावल की जो खेती की जाती है, उसके साथ जो फसलें बोई जाती हैं उनसे कनेक्ट करके खरीफ की फसलों को याद कर सकते हैं। जो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? मानसून के आगमन के साथ, यानी जून जुलाई में, और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। इस ऋतु में बोई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं, मक्का, जवार, चावल, बाजरा, अरहर यानी जो तुरई की दाल होती है, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन आदि ये सभी इसमें शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र विशेषकर जो कोंकणीय तट है, यानी गोवा, महाराष्ट्र की तरफ के जो हमारा तट है वहाँ पर, और उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें
ओस, अमन और बोरो बोई जाती हैं। यानी जो धान की फसलें हैं उनकी 3 किस्में हैं, ओस, अमन और बोरो, ये बोई जाती हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में जो बोई जाने वाली, यानी जो रबी के बीच में और खरीफ की फसलों के बीच में जो समय रह जाता है, उनके बीच में जो फसलें बोई जाती हैं उनको हम जायद कहते हैं। जैसे जो जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां और चारे की फसलें बोई जाती हैं। ठीक है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। तो आइए देखते हैं मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं। मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती हैं। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, दालें, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि हैं। चावल, भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। यानी विश्व में सबसे पहले चीन में चावल उगाया जाता है और दूसरे नंबर पर हमारा देश आता है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक और अधिक आर्द्रता यानी वर्षा 100 सेंटीमीटर से भी अधिक की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जाता है कि चावल की खेती के लिए कितनी डिग्री सेल्सियस तापमान की ज़रूरत होती है, कितनी सेंटीमीटर की से अधिक वर्षा की ज़रूरत होती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। यानी जो हमारे उत्तर पूर्वी मैदान हैं, जैसे गंगा, सतलुज, यमुना नदी के आसपास तटीय क्षेत्र हैं, यानी जो समुद्री तटों के आसपास के जो राज्य हैं, और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल को उगाना संभव हो पाया है। यानी सिंचाई करके हम वहाँ पर चावल की खेती कर सकते हैं। उसके बाद है गेहूँ। गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश। यानी उत्तर पश्चिम में जो हमारे गंगा सतलुज नदी के बीच का जो मैदान है के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर, और जो दक्कन में दक्षिणी भाग में काली मिट्टी वाले प्रदेश है, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तो वहाँ पर ये उगाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। ठीक है। फिर है मोटे अनाज। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। बहुत अधिक पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र प्रदेशों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद है महाराष्ट्र राज्य इस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कौन सी फसल का? ज्वार। ठीक है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश इसके अन्य उत्पादक राज्य हैं। यानी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में उगाई जाती है, उसके बाद कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ज्वार की फसल उगाई जाती है। फिर है बाजरा। यह बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाया जाता है। जो बाजरा है इसके लिए जो बलुआ यानी रेतीली मिट्टी में और उथली यानी जिसकी कम जुताई की ज़रूरत होती है, तो ऐसी मिट्टी में इसको उगाया जाता है। राजस्थान बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा क्षेत्र के इसके अन्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है। यानी जो बाजरा है, रागी है, ये क्या है? जहाँ पर वर्षा कम होती है तो ऐसे शुष्क क्षेत्रों में इस फसल को उगाया जाता है, रागी, ज्वार, बाजरा। ठीक है। और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। कर्नाटक रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। इन राज्यों के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश में भी रागी महत्वपूर्ण फसल है। उसके बाद है मक्का।
यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों रूपों में प्रयोग होती है। यह खरीफ फसल है जो 21 सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिक निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। दालें। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। यानी भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा दाल उत्पादित की जाती हैं, उगाई जाती हैं, और उससे भी ज़्यादा भारत का क्या है कि यहाँ पर उपभोक्ता यानी दालों को यूज भी सबसे अधिक किया जाता है। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक हैं। अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें यानी दाल वाली फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती हैं? ठीक है, दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। यानी जहाँ पर पानी कम होता है या शुष्क जो क्षेत्र होते हैं हमारे, वहाँ पर इन फसलों को आराम से उगाया जाता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। यानी अगर एक फसल बो दी तो उसकी बीच में फिर हम दाल की खेती करते हैं और उसके बाद फिर ताकि जो धरती है उसकी उपजाऊ शक्ति बनी रहे। भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद है खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें। ये तो थी सारी जिनको हम खाने के रूप में प्रयोग करते हैं, खाद्यान्न फसलें हैं। अब ये जो हैं ऐसी फसलें जिनको व्यापार के रूप में हम प्रयोग करते हैं। गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 सेल्सियस से 27 सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। यानी जहाँ पर पानी भी भरपूर मात्रा में हो और उष्ण और उपोष्ण यानी गर्मी तापमान की बहुत अधिक आवश्यकता होती है इस फसल के लिए, तो ऐसे क्षेत्र में ये उगाई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। तो ज़्यादातर काम इसमें हाथ से होता है, तो मज़दूरों की आवश्यकता इसमें अधिक होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी सबसे पहले सबसे अधिक फसल जो गन्ने की उगाई जाती है वो ब्राज़ील देश में उगाई जाती है। ब्राज़ील को चीनी का कटोरा भी कहते हैं, इस नाम से भी ब्राज़ील को जाना जाता है। उसके बाद भारत में उगाई जाती है। यह चीनी गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद है तिलहन फसलें। ठीक है, भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें। तिलहन मतलब जिन फसलों से तेल निकाला जाता है, जो तेल के काम आती हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का जो सामान होता है और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है, यानी ग्रीष्म ऋतु में इसको बोया जाता है। यह तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है। आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र दूसरे मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं, यानी जो सर्दी की ऋतु में उगाई जाती हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की फसल है। इसको ध्यान से याद रखना, जो तिल है जो उत्तरी भारत है वहाँ पर ये खरीफ की फसल है। खरीफ मतलब जब ग्रीष्म ऋतु होती है तब उगाया जाता है, और दक्षिणी भारत में इसको रबी की फसल माना जाता है क्योंकि ये वहाँ पर सर्दी की ऋतु में बोए जाते हैं। अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोया जा सकता है। तो ये कुछ तिल और अरंडी दोनों ही खास हैं क्योंकि दोनों के अलग अलग इनकी जो विशेषताएं हैं। उसके बाद है चाय की खेती रोपण कृषि का एक उदाहरण है। यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है जिसे शुरुआत में अंग्रेज भारत में लाए थे।
आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भारतीय हैं। चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकासी वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है। यानी चाय की जो खेती है ऐसे क्षेत्र पे की जाती है जहाँ पर गर्मी भी अच्छी हो, यानी तापमान अधिक होना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र होना चाहिए, ह्यूमस यानी मिट्टी में ह्यूमस और जीवाश्म के जो गुण हैं वो होने चाहिए, सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र यानी ऐसा क्षेत्र होना चाहिए कि वहाँ से पानी की जो निकासी होती रहे, क्योंकि इसकी जड़ों में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसलिए ढलवा निकासी वाले क्षेत्रों में इसमें ये उगाई जाती है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। यानी गर्मी की आवश्यकता होती है, नम और पाला रहित जलवायु होनी चाहिए, वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल है। यानी चाय जहाँ पर उगाई जाती है तो मुख्य क्षेत्र कौन से हैं? असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के जो कुछ ज़िले हैं उनकी पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल ये इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश आदि में भी, त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। भारत विश्व का अग्रणी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है। यानी विश्व में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादित कहाँ की जाती है? भारत में। उसके बाद है कॉफ़ी। भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, यानी अच्छी किस्म की कॉफ़ी का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि भारत में कौन सी किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है? अरेबिका, जो आरंभ में यमन से लेकर आए थे, यानी यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी की विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। तो इस प्रकार हमने आज के चैप्टर में इतना आधा चैप्टर डिस्कस किया। तो बाकी का जो चैप्टर है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू।